इनकम अंडर द हेड सैलरी, वेतन से प्राप्त आय। वेतन का मतलब सीधा सा यहां पर ये रखिए कि वेतन जैसे कि एक प्रोफेशन के रूप में, अब जॉब इसमें कहीं भी हो सकता है, एक सैलरीड पर्सन से जहां से उसे वेतन प्राप्त हो रहा हो। सबसे पहले तो ये वेतन को ही डिफाइन करना होगा, वेतन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए ए बी को हायर किया हुआ है, उसके बदले बी को वेतन देता है। तो मतलब सीधा सा एक हम लोग यहां पर कॉन्सेप्ट अब समझ सकते हैं कि वेतन सैलरी का रिलेशनशिप कहां हो सकता है। तो आप देखिएगा जैसे कि एक इंप्लॉयर और एक इंप्लॉय का रिलेशनशिप होता है। जैसे कि एक कंपनी है, तो कंपनी अपने यहां बहुत सारे कर्मचारियों को रखती है, इंप्लॉय को रखती है, उसके बदले उनको, उनके काम के बदले उनको सैलरी या फिर वेतन के रूप में देती है। तो वहां पर देख रहे हैं कि इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशनशिप होगा, मतलब ये एक मास्टर होगा और एक सर्वेंट होगा, काम करने वाला, मालिक और नौकर का रिलेशनशिप होगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप जहां पर दिख रहा है, तो इसमें जो बेनिफिट दिया जा रहा है, मास्टर अपने सर्वेंट को जो बेनिफिट देगा, इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को जो बेनिफिट देगा, उसी को यहां पर कहा गया है वेतन। तो ये जो इंप्लॉय है, कर्मचारी है, ये सर्वेंट जो है नौकर है, इनको जो प्राप्त होता है बेनिफिट अपने मास्टर से, अपने इंप्लॉयर से, इसी बेनिफिट को कहा गया है यहां पर सैलरी। क्लियर है? तो इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंतर्गत शामिल करने के लिए जब भी हम लोग को ये चीज चेक करना ही पड़ता है कि मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप है या नहीं है। जैसे कि एक फर्म के पार्टनर को सैलरी मिलता है, पार्टनर सैलरी आपने पार्टनरशिप अकाउंट में पढ़ा होगा, पार्टनर्स सैलरी। मान लीजिए 3 पार्टनर थे, ए बी सी, 3 पार्टनर थे। ए को यहां पर 10,000 हर महीने सैलरी दिया जा रहा है, तो ए का इनकम अंडर द हेड सैलरी आएगा, यस या नो? जो हमने कंडीशन बताया, हमने बोला है कि मास्टर सर्वेंट इंप्लॉयर इंप्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि पार्टनर सैलरी ए को यहां पर सैलरी दिया जा रहा है फर्म में 10,000, तो ये 10,000 ए एक टैक्स पेयर होगा, तो ए के कंडीशन में 10,000 इनकम अंडर द हेड सैलरी में शामिल होगा यस या नो? क्या में शामिल होगा उससे कोई मतलब नहीं, इनकम अंडर द हेड सैलरी में शामिल होगा, यस या नो में कमेंट कीजिए। कुछ का यस है, कुछ का नो है, यस नो, यस नो। हमने कंडीशन जो बताया लगता है उसको आप समझ नहीं पाए। मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप, अच्छा एक पार्टनर्स जो है एक फर्म में, इसमें मास्टर कौन है और सर्वेंट कौन है? जो यस बोल रहे हैं उसको आप चेक कीजिए कि इसमें मास्टर कौन है और सर्वेंट कौन हुआ, मतलब एक एम्प्लॉयर कौन है, एक एम्प्लॉय कौन है, एक कंपनी का, इस फर्म का मालिक कौन है और इसका एक कर्मचारी कौन है। ये आपको क्या, पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म के कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो उसका एम्प्लॉयर कौन होता है, मतलब मालिक कौन होता है? कोई दूसरा कोई होता है? तो उसका उत्तर मिलेगा नहीं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप यहां पर नहीं है। अब जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है, तो एक को जो यहां पर 10,000 सैलरी के रूप में, पार्टनर सैलरी के रूप में मिल रहा है, वो इनकम अंडर द हेड सैलरी शामिल नहीं किया जाएगा। सीधा तो लॉजिक है, और कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। एक ये पहला केस हो गया जिसको आपको ध्यान में रखना है, तो यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा
पार्टनर सैलरीज को इनकम अंडर द हेड सैलरी में शामिल नहीं करते हैं। सीधा यही लाइन लिखिए, पार्टनर सैलरी को इनकम अंडर द हेड सैलरी में शामिल नहीं करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। एक दूसरा पॉइंट यहां पर आपको पता होगा, एक एमपी और एक एमएलए। एमपी और एमएलए सुने हैं ना, जो एक सांसद और एक विधायक होते हैं उनको भी सैलरी मिलता है। एमपी या एमएलए, तो सवाल ये मेरा यहां पर है कि एमपी और एमएलए को सैलरी दिया जा रहा है, एक सांसद और एक विधायक को सैलरी दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट इनको मिलते हैं। तो मेरा प्रश्न यहां पर यही है कि क्या एमपी और एमएलए के जो सैलरी है, मतलब जो सैलरी दिया जाता है, वो इनकम अंडर द हेड सैलरी चार्जेबल होगा, यस या नो? उत्तर कमेंट कीजिए, यस या नो। क्या उत्तर आया है यहां पर? नो, नो और कुछ का यस भी है। अच्छा, एमपी और एमएलए को सैलरी कौन देता है? यहां पर जो यस जो उत्तर दे रहे हैं या फिर नो, तो यहां पर जो सैलरी इनको दिया जाता है कौन देता है? यहां पर सीधा से देखिए, मास्टर एंड सर्वेंट या फिर इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशनशिप देखिए, नियोक्ता और कर्मचारी का रिलेशनशिप देखिए, यहां पर दिख रहा है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इनको जो सैलरी मिलता है उसमें इंप्लॉयर और इंप्लॉय, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप है ही नहीं। क्योंकि अब देखिएगा, मान लीजिए अब बोलते हैं सरकार इनको देती है, तो क्या सरकार के लिए काम करते हैं एमपी और एमएलए? बिल्कुल नहीं, वो जनता के लिए, एक तरह से ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपने जनता का प्रतिनिधित्व। जैसे कि मान लीजिए कोई रांची से सांसद है, तो वो रांची का प्रतिनिधित्व संसद में करता है, रांची ने के व्यक्तियों ने सिलेक्ट करके संसद में इसे भेजा है, तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यहाँ पर इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है, इसीलिए एमपी और एमएलए का जो सैलरी के अंतर्गत इनकम को शामिल नहीं करते हैं। तो फिर कहां चार्ज करते हैं? तो इसको चार्ज करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बढ़ाएंगे, अन्य आय स्रोत, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। एक और यहां पर भी था, इसका हमने नहीं बताया था कि ये कहां चार्जेबल होगा, तो इसमें भी नोट कर लीजिएगा। ये पार्टनर जो सैलरी होता है, या तो इसे पीजीपीपी में, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, या फिर अदर सोर्सेज में शामिल करते हैं। सामान्यतः कंडीशन पर डिपेंड करेगा पीजीपीपी में, क्योंकि ये पार्टनर्स का बिजनेस चल रहा है तो ये पीजीपीपी में शामिल होगा, और ये अदर सोर्सेज में शामिल किया जाता है। क्लियर यहां तक सभी को? अब आगे कुछ हम लोग पॉइंट देखते हैं, ये 2 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सैलरी में ध्यान रखिएगा, तीसरा पॉइंट, सैलरी सामान्यतः हम लोग तो सैलरी को कभी कभी इस आधार पर डिफरेंशिएट करते हैं कि जो एक, जैसे कि लेबर का जो काम करता है तो बोला जाता है कि वहां पर उसे वेजेस मिलता है, और जो एक ऑफिस में काम किया जाता है सैलरी। तो इनकम टैक्स एक्ट इस तरह से कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है कि वेजेस अलग है और सैलरी अलग है।
इनकम टैक्स में, आयकर अधिनियम में इस तरह का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। वेजेस और सैलरी दोनों इक्वल है। सीधा सा इंप्लॉयर से जो, नियोक्ता से जो एक कर्मचारी को जो बेनिफिट मिल रहा है वो दोनों में शामिल होगा। तीसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, चौथा, जैसे कि आप मान लीजिए एक कंपनी में काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में, एक्स लिमिटेड में, तो ये आपका वर्तमान करंट जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां से आपको सैलरी मिल रहा है। इससे पहले मान लीजिए आप वाई लिमिटेड में काम करते थे और अभी आपका जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021-22, तो प्रीवियस ईयर में मान लीजिए एक्स लिमिटेड से आपको तो 10 लाख सैलरी मिला ही। आपके फॉर्मर इंप्लॉयर जो था, जो यहां पर वाई लिमिटेड है, फॉर्मर इंप्लॉयर मतलब पिछला जो आपका जिस जहां पर आप काम करते थे वहां से आपको 1 लाख इसी प्रीवियस ईयर में जो आपको मिला। तो सवाल उठता है कि ये टैक्सेबल होगा या फिर नहीं होगा, या फिर इसमें कितना टैक्सेबल होगा, क्या 10 लाख ही टैक्सेबल होगा या फिर ये भी टैक्सेबल होगा? तो उत्तर होगा कि दोनों टैक्सेबल होगा। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपको बेनिफिट मिलता है उस फाइनेंशियल ईयर वो पूरा अमाउंट अंडर द हेड सैलरी में काउंट होगा, चाहे वो आपके करंट एम्प्लॉय से मिले चाहे आपके पिछले एम्प्लॉयर फॉर्मल एम्प्लॉयर से मिले, वो दोनों को यहां पर काउंट किया जाएगा। क्लियर यहां तक सभी को? इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, वो है किस बेसिस पर इसको काउंट किया जाता है। छठा पॉइंट, ड्यू बेसिस, जिसको एक्रूअल बेसिस भी कहा जाता है, या पेमेंट या कैश बेसिस। तो इनकम टैक्स में रूल है विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, मतलब इनमें से दोनों पहले होगा। इनकम टैक्स एक्ट, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, प्रीवियस ईयर है 2021, तो करंट ईयर का मान लीजिए 1 लाख रुपया टोटल सैलरी के रूप में मिला 1 साल का। एडवांस 2000, ये 21-22 का था, 2022-23 का 2 महीने का सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपया दे दिया गया। एक पिछला 2018 में एक सैलरी 2 महीने का ड्यू था, मतलब वो बाकी था, पेमेंट नहीं हुआ था, ड्यू हो गया था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था, 10,000 रुपया वो मिला। ये 2019 का, और ये 2023 का सैलरी अभी दे दिया, और ये करंट ईयर का है। क्लियर है? ये करंट ईयर का 1 लाख रुपया मिला, एडवांस में 2 महीने का जो 2023 का सैलरी है वो भी दे दिया 2 महीने का, और ये ड्यू था 2019 का जो अभी तक नहीं मिला था। बोला गया था कंपनी आगे ह्यूज प्रॉफिट कमाएगी तो आपको ये 2 महीने का सैलरी देगी, उस समय नहीं दिया था तो वो भी मिला। अब सवाल उठता है कि यहां पर सैलरी में कितना काउंट किया जाएगा, क्या सारे काउंट होंगे या फिर इसमें से कोई काउंट नहीं होगा? हमने यहां पर बोला है ना, इनकम टैक्स में रूल ये है ड्यू बेसिस या एक्रूअल बेसिस या फिर मतलब कैश बेसिस, तो विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा। यहां पर ये तीनों शामिल होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 2019-20 में ये दोनों में तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, 1 लाख रुपया तो काउंट होगा ये इनकम अंडर द हेड सैलरी में, ये 10,000 भी काउंट होगा इस रूल के आधार पर, विच एवर इज अर्लियर, ड्यू बेसिस या फिर कैश बेसिस, पेमेंट बेसिस। तो यहां पर आप देखिए कि 10,000 आपको पेमेंट मिल चुका है तो ये काउंट किया जाएगा। क्लियर है? और ये 10,000 देखिए, ये 10,000 2019 का है, तो इसका रूल देखिए, ये एक एरियर था, एरियर है ये, तो इसके लिए रूल ये है
कि अगर ये ड्यू बेसिस के आधार पर, ड्यू बेसिस के आधार पर अगर ये 2019-20 के प्रीवियस ईयर में इसको काउंट कर दिया गया है तो यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर 2019-20 के प्रीवियस ईयर में इसको काउंट नहीं किया गया था, मतलब टैक्सेबल इनकम में इसको नहीं जोड़ा गया, तो यहां पर काउंट होगा। समझ रहे? मतलब जो एरियर ऑफ सैलरी होगा, एरियर ऑफ सैलरी जिस ईयर से संबंधित है उस ईयर में अगर टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं है तो अभी जब रिसीव होगा तो शामिल कर देंगे, और अगर उसी समय ड्यू बेसिस के आधार पर शामिल हो चुका था तो अभी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही इनकम पर दो बार तो टैक्स नहीं ले सकते हैं। तो एरियर ऑफ सैलरी में ये आपको ध्यान में रखना है। एडवांस सैलरी हमेशा काउंट किया जाएगा, एडवांस सैलरी हमेशा ऑन द इसी बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर, व्हिच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा। क्लियर यहां तक सभी को? इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें भी बहुत सारे और भी कंपोनेंट होते हैं, ये जैसे 4-5 पॉइंट हमने बताया। अभी हम लोग सैलरी में इंटर नहीं किए, बस ये हम बता रहे हैं कि कौन कौन से सैलरी में शामिल होगा। फिर इसमें कभी कभी ये ऑप्शन में रहता है, मान लीजिए कोई एक कर्मचारी है या फिर जो एम्प्लॉय है वो कंपनी में काम कर रहा है, तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है तो शामिल होगा सैलरी में या फिर नहीं होगा, या फिर 1-2 घंटे काम करता है, फुल टाइम काम करता है, तो कौन सा इनकम को सैलरी में शामिल होगा? तो उससे कोई मतलब नहीं है। सैलरी मिल रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप है, तो वो शामिल कर दिया जाएगा। चाहे वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, फुल टाइम एम्प्लॉय हो, 1 घंटे काम करता हो, 2 घंटे काम करता हो, ओवर टाइम करता हो, नाइट में काम करता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सैलरी के रूप में जो भी प्राप्त होगा वो सारे के सारे इनकम अंडर द हेड सैलरी में काउंट किया जाएगा। क्लियर है सभी को यहां तक? और ये पार्टनर्स वाला ध्यान में रखिएगा, ये बहुत सारे परीक्षा में पूछा जा चुका है पार्टनर्स सैलरी के बारे में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि टैक्सेबल जो सैलरी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट हम बना देते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम लोग को, ऐसे तो हम लोग को ये जरूरी नहीं है, वो तो हम लोग को तो डायरेक्ट एग्जाम में कैलकुलेट करना होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, लेकिन ये आपको समझने में हेल्प करेंगे। एक तरफ हम लोग पार्टिकुलर्स लिखते हैं और एक तरफ अमाउंट। पार्टिकुलर्स में क्या आएगा और अमाउंट में तो इसमें बेसिक्स पे आएगा जो भी अमाउंट होगा, फिर इसमें करेंगे ऐड डियरनेस अलाउंसेस जो भत्ते वगैरह होते हैं वो, फिर कमीशन। कमीशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक जनरल कमीशन होता है, एक फिक्स परसेंटेज जो होता है टर्नओवर पर, जिसे आपने पढ़ा होगा कि टोटल टर्नओवर पर भी कमीशन वगैरह दिया जाता है कि आप इतना कीजिएगा तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। इसके अलावा इसमें अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, पेंशन, मतलब जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, ग्रेजुएट की वगैरह, ईटीसी, मतलब बहुत सारे बेनिफिट यहां पर मिलते हैं। तो इसके आधार पर फिर हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सारे को ऐड करने के बाद हम लोग को यहां पर ग्रोस सैलरी मिलता है। ग्रोस सैलरी ये कुछ अमाउंट आएगा, फिर इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं
entertainment allowances, और एक प्रोफेशन टैक्स, ये दोनों को लेस करने के बाद जो अमाउंट हमें मिलता है यही होता है इनकम टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी। यही फाइनल फिगर होगा। मतलब कि सबसे पहले तो जितने भी ऊपर जितना हमने दिखाया ना ग्रोस सैलरी हम लोग किस आधार पर कैलकुलेट किए हैं, तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट देगा वो सारे के सारे यहां पर शामिल करेंगे। हाँ, इसमें से हो सकता है कुछ बेनिफिट हो सकता है कि वो टैक्सेबल ना हो, वो तो इनकम टैक्स के प्रोविजन जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो टैक्सेबल है या नहीं है। कुछ हो सकता है कि फुली एग्जेम्प्टेड हो, कुछ फुली मतलब पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जेम्प्टेड हो, बिल्कुल ऐसे आपको मिलेंगे बहुत सारे। तो जितने भी बेनिफिट है उनको सबको शामिल करना है, एडजस्टमेंट करते हुए हर का एडजस्टमेंट करना है हम लोग को। तो यहीं से हमें ग्रोस सैलरी प्राप्त हो जाएगा। फिर ग्रोस सैलरी से हम लोग लेस करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और एक प्रोफेशन टैक्स। तो फिर हम लोग को फाइनली टैक्सेबल टोटल इनकम, मतलब यह वह इनकम होगा जो चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी होगा, टैक्सेबल जो होगा। क्लियर है? हाँ बोलिए। वो क्या लिखे हुए हैं उसका क्या होता है सर? पेंशन के ऊपर जो है परक्यूजिट्स वगैरह, जैसे कि परक्यूजिट्स ये जैसे कि आपको रेंट फ्री हाउसेस वगैरह जो मिलते हैं ना, अदर बेनिफिट जो नॉन कैश के रूप में होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। होटल वगैरह मोटल वगैरह जो बेनिफिट मिलते हैं ना, कार वगैरह क्लब फैसिलिटी वगैरह वो सारे इसमें आते हैं। क्लियर है? इसमें ध्यान रखिएगा, पहले भी हम बोले हैं कि कुछ प्रश्न इस तरह से भी आते हैं, जैसे कि एक तरफ आपका दिया रहेगा पर्टिकुलर आइटम या फिर नेम वगैरह दिया रहेगा और उसका सेक्शन दिया रहेगा, तो मैचिंग करने के लिए तो सेक्शन भी आपको हमने बोला है कि कुछ सेक्शन हम साथ में लिखाते जाएंगे, तो उसको भी ध्यान में रखना है। जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि इनकम अंडर द हेड सैलरी इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन में आता है, तो ये सेक्शन 15 में आता है और इसको डिफाइन जो किया गया है सेक्शन 17 सेक्शन सब सेक्शन 1 में। तो यहां पर देखिएगा एज पर सेक्शन 15 इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी, जितना भी सैलरी ड्यू हुआ है, सैलरी जितना पेड हुआ है, अलाउड हुआ है, प्रीवियस ईयर से संबंधित है, वह यहां पर ध्यान रखिएगा। ये सारे तो हम लोग शामिल करते हैं, एरियर ऑफ सैलरी वगैरह भी सारे, एडवांस सैलरी वगैरह सारे भी, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे अमाउंट होंगे, ऐसे बेनिफिट होंगे जो सैलरी की तरह लगेगा लेकिन सैलरी के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। तो जैसे कि हमने एक बताया था एरियर ऑफ सैलरी, एरियर मतलब जो बकाया रह गया, एरियर ऑफ सैलरी कभी शामिल होगा, मतलब कि ये पहले टैक्सेबल हो गया था ड्यू बेसिस के आधार पर। मान लीजिए 2019 का सैलरी 2021 में मिलता है और 2019 पर ही इस पर टैक्स लग चुका था ड्यू बेसिस पर, मतलब बकाया के आधार पर वो टैक्सेबल हो चुका था, तो 2021 में इस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, सीधा सही मतलब है। एक एडवांस सैलरी, मान लीजिए आपको 2023 का, जैसे अभी एग्जांपल में बता रहे थे 2023 का सैलरी आपको 2020 में मिला, तो 2020 में 2 महीने का इस पर टैक्स लग गया है। 2 महीने का सैलरी मान लीजिए 20,000 मिला था, तो उस पर टैक्स लग चुका है, तो 2023 में जब ये ड्यू होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और एक कोई भी पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, एक फर्म में पार्टनर्स को जो सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है,
किसी भी तरह का, तो वो सैलरी के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं, वो पीजीबीपी या फिर अदर किसी हेड्स में शामिल करते हैं। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान रखिएगा, प्लेस ऑफ, जैसे एक पॉइंट इंपोर्टेंट इसमें आ जाता है, प्लेस ऑफ एक्रूवल। जैसे कि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि एक एम्प्लॉय है जो इंडिया से बाहर, जैसे बहुत सारे सर्विस रेंडर कहां कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है कि सर्विस आप कहां दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर सैलरी मतलब कि आप सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं इंडिया में, तो ही सैलरी में वो काउंट किया जाएगा, अदरवाइज आप दूसरे कंट्री में दे रहे हैं सेवा तो नहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, बहुत सारे एम्बेसी होते हैं, इंडियन एम्बेसी दूसरे कंट्री में, तो वहां पर इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अपने एम्बेसडर को, और सैलरी कौन देगा? इंडियन गवर्नमेंट देती है। तो लेकिन वो इंडिया में तो नहीं है, दूसरे कंट्री में, जैसे कि जापान हो गया, यूएसए हो गया, मतलब दूसरे कंट्री में बहुत सारे इंडियन एम्बेसी होंगे, हर एक कंट्री में होता है। तो वहां पर सैलरी दिया जा रहा है, सेवा कहां दिया जा रहा है? दूसरे कंट्री में ही। तो क्या सैलरी में शामिल नहीं होगा? तो बिल्कुल शामिल होगा। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर जितने भी, जैसे कि यहाँ पर जो हमने अभी एक टेबल बनाया था, उसमें देखे होंगे आप कि क्या क्या हम लोग अब एक एक करके, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अब कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को ग्रेस सैलरी कैलकुलेट करना है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिक पे मतलब समझते हैं ना? बेसिक पे मतलब कि जैसे कि आप एक, जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसमें देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा 9,300 से ये 34,500 तक, और इसमें इंक्रीमेंट है मान लीजिए 2,000। मतलब ये हुआ कि हर साल 2-2 हजार रुपया आपका इनकम, जैसे कि 2010 में आपने जॉब स्टार्ट किया तो 2011 में ये इंक्रीज करके कितना हो जाएगा? 9-2-11,300, 2,000 इंक्रीमेंट है ये। तो ये बेसिक होता है, इसमें कुछ नहीं रहता है जो प्रश्न में दिया हुआ है, सामान्यतः इस पर प्रश्न वगैरह कुछ ऐसा नहीं बनता है। हाँ, जो ये दिया हुआ है उस आधार पर आप उसमें ऐड करते जाइए, हर एक साल 2-2 हजार रुपया इंक्रीमेंट हो रहा है वो, बस ये है। डियरनेस अलाउंसेस ये बेसिकली उस आधार पर दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक का पोस्टिंग हो रहा है दिल्ली में और एक का पोस्टिंग होता है रांची में, तो दिल्ली में रहना और रांची में रहना दोनों में जो लिविंग ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि यहां पर जितना आपका रहने का खर्चा होगा और रांची में रहने का खर्चा होगा, दोनों में अंतर होगा, क्योंकि यहां पर ज्यादा, यहां पर रहने के लिए आपको हो सकता है कि महीने में 25,000 रुपया खर्चा करना पड़े, और यहां पर हो सकता है कि 10,000 में ही आपका काम चल जाए। यहाँ पर रेंट भी कम है, सब्जियां भी कम मिलती है राशन के सामान में। हाँ, कुछ चीजें कॉमन होती है, दाम वगैरह, लेकिन बहुत सारी चीजें का एक अलग रेट होता है, तो उसी को एडजस्ट करने के लिए मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे वो अलाउंसेस से स्टार्ट करेंगे, भत्ते से। अलाउंसेस जो हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं वो 3 तरह से हम लोग स्टडी करते हैं, 3 प्रकार के अलाउंसेस इनकम टैक्स में बताए गए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम लोग इस संदर्भ में स्टडी नहीं करते हैं कि एक इंप्लॉयर किस तरह का बेनिफिट देता है। हम लोग को चार्जेबिलिटी के आधार पर हो सकता है कि एक इंप्लॉय अपने इंप्लॉयर को ये बेनिफिट नहीं देता हो, लेकिन दूसरा इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को देता हो। वो तो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पर हैं, पोस्ट पर डिपेंड करता है कि वहां पर आपको बेनिफिट मिला। तो हम लोग को बेनिफिट से क्या मतलब है? हम लोग को चार्जेबिलिटी से मतलब है कि वो टैक्सेबल होगा, नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, पार्टली होगा, तो वो सारे चीजों से हम लोग को मतलब होना चाहिए। तो उसी को हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, अलाउंसेस। इनकम टैक्स एक्ट ने अलाउंसेस को टैक्सेबल करने के लिए इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला जो कैटेगरी है वो है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। दूसरा कैटेगरी है पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस।
और तीसरा कैटेगरी है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। मतलब सीधा सा है कि अलाउंसेस के नेचर पर डिपेंड करेगा कि मतलब किस तरह का अलाउंसेस है। और इनकम टैक्स एक्ट ने बोल दिया है कि दो में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें बोल दिया गया है कि हम आपको एक लिस्ट देंगे और उस लिस्ट को आपको याद कर लेना है और ये देखना है कि ये इसमें जितना भी अमाउंट मिलेगा इंप्लॉयर से इंप्लॉय को सारा का सारा टैक्सेबल कर दीजिए इस तरह के अलाउंसेस को। लास्ट वाला में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां पर भी आपको लिस्ट मिलेगा और इनकम टैक्स एक्ट बोल दिया है कि आप इनको एग्जेम्प्ट कर दीजिए, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। मतलब कि इसमें मान लीजिए 400 रुपया मिल रहा है या फिर कितना भी मिल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होगा। जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके जज जो होते हैं उनके सारे अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड होते हैं। यूएनओ के जो इंप्लॉय होते हैं वो किसी भी कंट्री में है तो उनके भी सारे अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, उस पर कोई भी चार्जेबल मतलब टैक्स सरकार नहीं लेती है। तो वो सारे लिस्ट मिल जाती है हमें। हाँ, इसमें कुछ ऐसे मिलेंगे जैसे कि ये चार है, हाउस रेंट अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल और पार्टली, इसी में थोड़ा हम लोग को अपना वर्क करना पड़ता है। अदरवाइज यहां पर तो आपको लिस्ट मिलेगा, यहां पर भी लिस्ट मिलेगा। इसमें ये चार एक मिलता है और एक एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, दो ही इसमें प्रमुख हैं। उन दोनों को हम लोग पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक एक करके हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। अलाउंसेस क्या होता है? एक तरह से ये मॉनेटरी बेनिफिट होता है। जैसे कि हम एचआरए की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए आपको कंपनी क्वार्टर नहीं देती है तो आप जिस जगह पर रहते हैं, अगर रेंट पर रहते हैं या फिर आप मतलब एक तरह से रेंट पर रहें चाहे उससे नहीं रहें, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कंपनी अगर आपको चाहती है तो आपको ये अलाउंसेस एचआरए देती है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस देती है, तो हर तरह का बेनिफिट एम्प्लॉयर, तो उसी को यहां पर अलाउंसेस कहा गया है। अब जैसा कि हमने बताया कि कुछ ऐसे अलाउंसेस आपको मिलेंगे जो कि फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। मतलब कि इनमें कोई भी मान लीजिए 1000 मिल रहा है इंप्लॉयर से इंप्लॉय को, तो ये पूरा टैक्सेबल कर दीजिए। तो इस तरह के कौन कौन से अलाउंसेस हैं? तो डियरनेस अलाउंसेस, जो आपने पहला पॉइंट देखा था, डियरनेस पे इसको बोलते हैं। ये महंगाई भत्ता इसको हिंदी में कहा जाता है, महंगाई भत्ता। ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है। जितने भी टिफिन अलाउंसेस होते हैं फुल्ली टैक्सेबल। लिस्ट ध्यान रख रहे हैं ना? एक मिनट। डियरनेस अलाउंसेस एंड डियरनेस पे, और इसके अलावा यहां पर एक और था, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल, टिफिन अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल, सर्वेंट अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, इधर तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब नॉन प्रैक्टिसिंग क्या अलाउंसेस क्या होते हैं? जैसे कि आप सुनते होंगे, आप मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं, तो भारत में देखिएगा आपको तो पता ही है, इधर भी काम कर रहे हैं इधर भी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर को कितना भी माना किया जाता है, इलीगल माना जाता है कि अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं और आप एक अपना निजी क्लिनिक खोल के वहां पर भी चला रहे हैं तो वो आपका गैर कानूनी होता है। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए कि आप अपना एक निजी क्लिनिक ना खोलें, ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस दिया जाता है। ये हर तरह के, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, जिस तरह का जॉब्स वगैरह होगा उसमें ये देखने को मिलता है। हिल अलाउंसेस, हिल एरिया में आपको दे दिया गया है वहां पर। वार्डर या प्रोटेक्टर अलाउंसेस, ड्यूटेशन अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस जैसे कि ओवर टाइम अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंसेस, हॉलीडे अलाउंसेस,
स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंसेस। तो मतलब इस तरह के जितने भी अलाउंसेस होते हैं इसमें सारे का तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाता है उसके हम यहाँ पर लिस्ट रखे हुए हैं, ये सारे आपको याद रखना है। मतलब ये सारे ऐसे अलाउंसेस हैं, इंप्लॉयर से जितना भी बेनिफिट एक इंप्लॉय को मिलेगा सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं। अब अगला है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस और पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। इसको इस तरह से ही बोला जा सकता है कि अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट। मतलब कि अगर एचआरए के रूप में एक कंपनी अपने इंप्लॉय को 10,000 रुपया दे रहा है तो इनकम टैक्स बोलेगा कि हम 10 में से 5,000 रुपया मानेंगे कि आपका एग्जेम्प्टेड है और 5,000 रुपया पर हम टैक्स लेंगे। इसलिए बोला जाता है कि अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट, मतलब 10,000 मिल रहा था, अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट हम एग्जेम्प्ट मान रहे हैं। तब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना एग्जेम्प्टेड होगा, तो उसके लिए रूल जानना होगा कि कितना मिल रहा है और उसमें कितना एग्जेम्प्टेड होगा। तो इसमें हम लोग 3 तरह के अलाउंसेस डिस्कस करते हैं। पहला एचआरए, दूसरा इंटरटेनमेंट अलाउंसेस और तीसरा स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंसेस। एचआरए की बात करें, हाउस रेंट अलाउंसेस, जैसे देखिएगा अधिकतर इंप्लॉय को एचआरए वगैरह मिलता है। हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाता है। तो हाउस रेंट अलाउंसेस में अगर हमें टैक्सेबल अलाउंसेस कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्सेबल एचआरए। रिसीव्ड अलाउंसेस, रिसीव्ड अलाउंसेस क्या हुआ? जितना कंपनी मतलब जितना एक इंप्लॉयर से इंप्लॉय को मिला, कुछ अमाउंट दिया गया होगा, फिर इसमें से लेस कर देंगे एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। लेस कर देंगे तो हमें फिर क्या मिलेगा? टैक्सेबल अलाउंसेस। बस यही करना है। ये देखने में बहुत इजी भी है और कैलकुलेट करने में और भी इजी पड़ेगा। एग्जाम में दोनों पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट कीजिए या फिर ये एग्जेम्प्टेड एचआरए कैलकुलेट कीजिए। इसमें टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मेन इसमें वर्क है ये एग्जेम्प्टेड एचआरए कैलकुलेट करना। क्योंकि एग्जेम्प्टेड एचआरए मिल गया, ये तो प्रश्न में दिया ही रहेगा, प्रश्न में हमेशा दिया रहेगा। यहाँ कुछ कंडीशन वगैरह है, आगे हम कंडीशन बताएंगे क्या कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होता है। एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस अब कैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एग्जेम्प्टेड एचआरए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड, मतलब कि इनमें हम यहां पर 3 वैल्यू लिखेंगे, ए, बी और एक सी, और में है ये। इन तीनों में सबसे छोटा जो अमाउंट होगा ना वही एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस माना जाएगा। इन तीनों में सबसे छोटा अमाउंट, पहला रिसीव्ड एचआरए, रिसीव्ड एचआरए मतलब जितना एचआरए मिला वो पहला अमाउंट में लिखिए। फिर दूसरा इसमें 10% ऑफ सैलरी, एक मिनट, इसमें
10% ऑफ सैलरी, इसमें इसको स्टेटमेंट में हम नहीं लिख रहे हैं, यहां पर देखिएगा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आप सीधा सा इसमें लिखिएगा ना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, बस इसमें इतना ही लिखिएगा। स्टेटमेंट लिखने से समझ में ही नहीं आता है कि उसको ये लिख दीजिएगा तो पूरा सीधा सिंपल समझ आ रहा है। रेंट पेड मतलब कि जो जिसे एचआरए मिल रहा है वो कितना रेंट एक्चुअल में दे रहा है, मतलब कि एक चीज यहां पर क्लियर ये हो गया ना, आपको एक कंडीशन यहां पर ये पता चल गया कि जो रेंट पेड करेगा उसी को इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि अगर आप एग्जेम्पशन चाहते हैं कि जो आपको एचआरए मिल रहा है उस पर आपको टैक्स ना लगे तो आपको रेंट पे करना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, मिस्टर ए को अपने कंपनी से 20,000 रुपया एचआरए के रूप में मिलता है और ये अपने घर में रहता है, अपने घर में या फिर अपने दादा के घर में, मतलब रेंट नहीं पे करता है, अपने फैमिली के घर में रहता है, अपने घर में या किसी के घर में। तो इसको कभी भी एचआरए जो एग्जेम्प्टेड एचआरए उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर इसका जितना फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहां पर रेंट वो नहीं पे कर, रेंट पे अगर जीरो हो जाएगा ना यहां पर तो जीरो हो जाएगा एग्जेम्प्टेड अमाउंट। और सी होगा यहां पर 50% या 40% ऑफ सैलरी। अब यहां पर सैलरी में क्या आएगा, तो सैलरी इज इक्वल टू, यहां पर नोट करके एक और लिख लीजिएगा, यहां पर सैलरी में आएगा, सैलरी में बेसिक्स पे प्लस डियरनेस अलाउंसेस प्लस कमीशन। जो जनरल कमीशन इसमें नहीं आएगा, ये टर्नओवर बेस्ड कमीशन होता है, टर्नओवर बेस्ड कमीशन। और डियरनेस अलाउंसेस जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है वो आता है। आगे नोट्स में सारा लिखा हुआ होगा, इतना ज्यादा आप नहीं भी लिखते हैं तो सिर्फ ये सिंगल पॉइंट जो आप लिखते हैं तो ये आपको, लेकिन इसको जरूर लिखिएगा। अब एक बार फिर से यहां पर आते हैं, तो हम लोग को यहां पर टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रिसीव्ड एचआरए लिखा, उसमें से माइनस कर देंगे एग्जेम्प्टेड एचआरए होगा ये, तो हमें मिल जाएगा टैक्सेबल एचआरए। तो हमें अब ये पता करना होगा कि एग्जेम्प्टेड एचआरए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर 3 अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों में सबसे जो छोटा होगा वही एग्जेम्प्टेड एचआरए माना जाएगा। पहला, जितना एचआरए रिसीव हुआ उतना हम लोग लिख दिए, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, फिर तीसरा अमाउंट 50% या 40%। अब सवाल उठता है कि 50% कब लेंगे और 40% कब। अगर 4 सिटी है, 4 सिटी में कौन कौन सा, ऐसे बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन आज के डेट में तो मेट्रोपॉलिटन सिटी बहुत सारे सिटीज हैं, लेकिन इसमें 4 मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और एक चेन्नई, ये 4 सिटी है। तो 50% ऑफ सैलरी रखिएगा। और अगर इन चारों में दूसरा, मतलब ये शहर किस आधार पर काउंट करना है, मतलब कि वह इंप्लॉयर किस सिटी में रह रहा है और अपनी सेवा दे रहा है, और एचआरए उसे जिस सिटी के लिए मिल रहा है, जैसे कि किसी को रांची के लिए मिल रहा है, किसी को बोकारो के लिए, तो आपको देखना है उसमें अगर इन चारों सिटी के अलावा दूसरा सिटी है तो 40% और ये 4 सिटी है तो 50% लीजिएगा। अब इसमें सैलरी क्या होगा, वो प्रश्न में तो दिया रहेगा सीधा सा। अब इन तीनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा होगा एग्जेम्प्टेड होगा, एग्जेम्प्टेड को यहां पर फिल कर देना है, तो हमें टैक्सेबल एचआरए मिल जाएगा। अब कंडीशन यही है, इसमें एक ध्यान रखना है कि अगर कोई अपने घर में नहीं रह रहा है, अपने घर में नहीं रह रहा है, रेंट पर रह रहा है और रेंट पे कर रहा है, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज कोई अपने घर में रह रहा है, अपने फैमिली के घर में रह रहा है और रेंट नहीं पे कर रहा है, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे, मतलब एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं, पूरा लंबा चौड़ा एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा
और उसके बाद लास्ट में दे देगा कि वो रेंट नहीं पे कर रहा है, अपने फैमिली के मेंबर के यहाँ रह रहा है, वो छोटा सा नीचे लाइन लिख देता है। और फिर स्टूडेंट कैलकुलेट करके वो वैल्यू पुट कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। उसमें ऑप्शन देखिए नील, 0, तो आप उसी पर टिक कर दीजिए, कोई भी एग्जामिनेशन वहां पर नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग आज का सेशन यहीं पर अब एंड करते हैं। अब इसके आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और हम लोग अगला जो टॉपिक है वो इसी कैटेगरी में इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, और फिर बाद में लास्ट में फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अलाउंसेस में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है इसी टॉपिक से आता है, HRA से अभी तक जितना भी हमने प्रश्न देखा है। एक पूछा जाता है इससे स्पेशल अलाउंसेस से, वहां पर चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस जो होता है वहां से पूछा जाता है। 2 बेहतर टॉपिक है, हमेशा देखा जाता है प्रश्न वहां से पूछा जाता है, तो इसको हमेशा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये फिगर वगैरह कैलकुलेशन एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, PDF में तो मिलेगा ही नोट सारा। इनकम टैक्स का लेकिन साथ में लिखते जाना है, ध्यान रखिएगा। लॉ के टॉपिक्स हैं, थ्योरी का तो हम सारा तो देंगे ही, लॉ के टॉपिक्स हैं। और लॉ में ज्यादा सही रहता है कि आप, और ये प्रैक्टिकल टॉपिक है ना, ये सिर्फ यहाँ पर थ्योरी नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। इसको आप लिखते जाइए साथ में, इसका भी नोट्स मिलेगा लेकिन ज्यादा आपके लिए सही रहेगा वही।